हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में मैं स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है यूनिट यानी कि लेसन यानी कि चैप्टर 21 है जो फिजिक्स का है। ठीक है। यदि आप लोग ये देख लेते हैं तो आप लोग को इससे 1 या 2 नंबर जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को चैप्टर वाइज में बताता हूँ, तो आप लोग पूरा देखते हैं तो पूरा एकदम आप लोगों को परफेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि यह कौन सा चैप्टर है। तो दोस्तों, ये नाभिकीय भौतिकी है। कौन सा है? तो नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से है। तो आप लोग पूरा देखिए, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। एग्जाम में घुस करके आपको आना है, हमको नहीं। समझ गए ना? इसलिए आप लोगों को देखना होगा पूरा का पूरा। यदि पूरा देखते हैं तो समझिए कि 2 नंबर इस चैप्टर से एकदम फुल्ली तैयारी करके ही जाइएगा। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जानते हैं कि नाभिकीय संलयन पर काम करता है। क्या चीज़ पर? नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर मतलब होता है नाभिकीय। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन पर सौर ऊर्जा काम करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर। और जबकि परमाणु बम, ठीक है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। कहिएगा कैसे? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और जबकि सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन बम दोनों के दोनों नाभिकीय संलयन पर। आखिर क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 71% और हीलियम लमसम उतने प्रतिशत 29% लमसम सौर ऊर्जा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है सौर ऊर्जा में? तो हाइड्रोजन है। तो इसलिए हाइड्रोजन और सूर्य नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है मेरे लाल, मेरे सुंदर, मेरे सब। क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों हर्ट्ज है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो भी हर्ट्ज है। आवृत्ति का हर्ट्ज है, क्षय गुणांक का हर्ट्ज है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? तो दोस्तों फोटोन। फोटोन का चर्चा हम लोग पिछले चैप्टर में भी किए थे और इस चैप्टर में भी फोटोन का चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरा देखिए। अरे भैया, समझाना तो हमारा काम ना है, और देखना तो आपको काम है, और समझना भी आपको काम है। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए दे दनादन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन। क्या आता है सो ध्यान दीजिए। लेकिन इससे पहले अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और फोटोन पर उदासीन। अब आगे कह रहा है अगर आर नाभिक की त्रिज्या और ए परमाणु की द्रव्यमान और लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक पैराबोला हो जाएगा। एक पैराबोला हो जाएगा। एक पैराबोला हो जाएगा। अरे मेरा सुंदर, थैलियम का परमाणु संख्या होता है 90 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 230 के। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो कैसे पकड़िएगा? तो याद रखिएगा, जब भी न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं एकरा में से एकरा घटा दीजिए। समझ रहे हैं ना? बड़का में से ननकी के तो कितना आ जाएगा? 140 है ना आएगा। घटा के देखिए ना मेरा सुंदर, घटा के देखिए। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या वैसी निकलता है। एक रेडियो एक्टिव नमूने के अर्धायु काल 10 घंटे है, तो इसकी औसत आयु क्या हो जाएगा? तो इसकी औसत आयु दोस्तों 14.4 घंटे हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को थोड़ी ही दिनों में मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम फुल फॉर्म में। अब आगे कह रहा है यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है तो 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यूरेनियम के। अब आगे है हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर है। मैं थोड़ा देर पहले ही बता दिया था। सूर्य विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है तो नाभिकीय विघटन पर। ठीक है, नाभिकीय विघटन पर सूर्य से ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग पूरा देखिए, समझाना हमारा काम है। समझे ना? ए मेरा सुंदर, समझे ना? हाँ, आप लोग पूरा देखते हैं तो हमको बहुत तसल्ली मिलता है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने, और देखिए मान लीजिए जाए कि 2 गो नाभिक, नया नाभिक जब दोनों मिल करके बनेगा तो एगो नया नाभिक ना बनेगा। हाँ, तो नया नाभिक जो बनेगा उसका ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब जुटना, विखंडन मतलब टूटना। कहेगा एगो नाभिक में से 2 नाभिक का विखंडन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, यह संलयन क्यों? क्योंकि बनेगा तो संलयन और टूटेगा तो विखंडन। अरे ऐसी पकड़िए ना। अरे हम भाषा नहीं समझाते, हम डायरेक्ट एकदम पकड़े के सिखाते हैं। हाँ, पकड़ना।
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होता है? तो देखिए अभी तुरंत मैं बताया हूँ, दो हल्के नाभिक मिलकर अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं, यही ना है। हाँ, अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है, ठीक है। हीलियम पर जानते हैं ना, हीलियम पर 2 प्लस होता है से। हाँ, बीटा कण क्या है? तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि माइनस होता है, समझे ना। हाँ, मैं तुरंत समझाया हूँ। और ये पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन। आयरन आयन तो समझ में करते, ऋणायन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना करेंगे हम उसको। अब आगे क्या कर रहा है मेरा सुंदरलाल? निम्न में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होगा? तो गामा किरण के मार दीजिए। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। भेदन क्षमता मतलब गम आर पार, समझ गए ना। हाँ, आर पार। आगे कह रहा है मेरा सुंदर, निम्न में से मूल कण नहीं है। तो मूल कण कौन नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के परमाणु बना होता है। तो मूल कण कौन नहीं है? तो अल्फा कण। आगे होता है, क्या होता है सर देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो है कैडमियम के बनी होती है। नियंत्रक छड़ जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाता है, जो बना हुआ होता है कैडमियम का। कैडमियम का संकेत होता है CD, याद रखिएगा, कहीं संकेत में ना दे देवे, समझ गए ना। हाँ, 17 में कह रहा है नियॉन। देखिए परमाणु द्रव्यमान इसका 22 होता है, यहाँ पर 22 होगा ऊपर। कहेगा कि इसमें कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या तो घटा दिए तो 12, तो नियॉन में न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो जाएगा, लेकिन अभी वह चर्चा नहीं करना है। नियॉन यहाँ पर 22 होता, गड़बड़ दे लिया है। देखिए मैं गड़बड़ भी पकड़ करके बताऊंगा। नाभिक ऊर्जा अवशोषण करने के बाद 2 अल्फा तथा एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है। अज्ञात नाभिक है तो कार्बनमा है। कौन है मेरे भाई? कौन है मेरे भाई? तो कार्बनमा है। कार्बनमा कौन है? तो कार्बनमा है। कार्बनमा याद रखिएगा ना। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, समझे। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो कौन रहता है? तो कुल आवेश भी, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी। क्योंकि नाभिक में है तो भैया वो परमाणु के अंदर ना है नाभिक, तो ओहे में ना रहेगा। ऐसा ना है कि परमाणु से बाहर बाहर चल जाएगा, ओहे में ना रहेगा। तो संरक्षित हुआ तो सब हुआ। देखिए आप लोगों को मैं इतना मेहनत करके बताता हूँ, आप लोग केवल एक लाइक दबाइएगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब आए कर निम्न से कौन सा कण अस्थायी है? तो अस्थायी तो न्यूट्रॉन है। क्यों? क्योंकि नहीं तो इस पर प्लस है नहीं माइनस है, इसलिए ये अस्थायी हो गया। मेरा सुंदर समझ रहे हैं ना, एकदम मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताया था, ये हो गया परमाणु। परमाणु के अंदर में होता है प्लस, मतलब प्लस, इसी के अंदर होता है P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ करके A बनता है, ये मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर आगे की ओर आ गया है क्वेश्चन, क्या आ गया है इसे ध्यान दीजिए। 20 में नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल क्या होता है? तो दोनों होता है, केवल विद्युतीय केवल नाभिकीय, ठीक है। हाँ, नाभिक के अंदर विद्युतीय केवल नाभिकीय दोनों हो गया। अब कह रहा है आगे मेरे सुंदर एवं सुंदरी, सब सुनिएगा। हाँ, एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो मैं बताया था ना कि A बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब पूरा द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में ही रहता है। तो N कह रहा है, तो N बराबर Pn प्लस में है तो N आएगा था माइनस में, तो A माइनस क्या हो जाएगा? P। तो A-P मार दीजिए, करने है रे भैया। P नहीं है तो P जानते हैं, P प्रोटॉन की संख्या प्लस परमाणु की संख्या, तो Z भी हो सकता है, ये जानते हैं। देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों परस्पर बराबर होते हैं। तो हम प्रोटॉन की जगह पर यहाँ पर परमाणु संख्या भी रख सकते हैं, तो A-Z, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बीटा किरणें कैथोड किरणों से के समान होते, एकदम सही है। गामा किरणें उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पन्न करते, नहीं। अल्फा किरण एक आयनित हीलियम है, नहीं आयनित हीलियम, ये कथन गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ठीक समान होते हैं, तो नहीं, गलत है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ठीक समान होती है, गलत है कि नहीं? सब गलत। बीटा किरण कैथोड किरणों के समान होती है, ये सही है। अब आगे की ओर आता है क्या? 23 नंबर में क्या कर दिया मेरा सुंदर? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है अर्धायु काल। देखिए आगे दिया हुआ रहेगा, किधर है अर्धायु काल?
अपने द्रव्यमान या सांद्रता के आधा हो जाएगा तो अर्धायु काल। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय और केवल चुंबकीय में नहीं, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में। और विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, जो 90 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाई? मेरे भाई आप लोगों को याद रहेगा ना? एकदम याद रहेगा। और मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ एक ही बात कि आप लोग जोर से बोलिए, परीक्षा पास होएंगे ना तो होएंगे ना, समझ गए ना? बोले कि नहीं बोले? बोल लीजिए एक बार। हाँ, अब की बार 95 पार, समझे ना? हाँ, 95 पार फिजिक्स और केमिस्ट्री में एकदम दे दनादन तररमपम कर देना है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो समझ में करते हैं, जो करना है सो आप ही को करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमको तो केवल बताना था, आप लोग को बता दिए हैं। अब जो करना है सो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।